नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी 1919 के बाद का दौर, जब राष्ट्रवाद का उभार हुआ और असहयोग, सविनय अवज्ञा जैसे बड़े आंदोलन चले। हाँ, वो एक जबरदस्त उथल-पुथल का समय था। हमारे पास इतिहास के कुछ अंश हैं जिनके जरिए हम इसे गहराई से समझेंगे। कोशिश ये रहेगी कि जाने कि कैसे उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई ने अलग-अलग लोगों को जोड़ा। लेकिन ये भी कि स्वराज का मतलब हर किसी के लिए कैसे अलग था। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि पहले विश्व युद्ध के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने राष्ट्रवाद की इस भावना को इतना तेज कर दिया? देखिए, विश्व युद्ध ने ना भारत पर बहुत भारी असर डाला। हाँ। अंग्रेजी सरकार का रक्षा खर्चा एकदम से बढ़ गया। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटी लगा दी। हाँ। नतीजा ये हुआ कि 1913 से 1918 के बीच मतलब 5 सालों में चीजों की कीमतें लगभग 2 गुनी हो गई। 2 गुनी? आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल। और ऊपर से गांवों से लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था। जाहिर है गुस्सा बहुत था। और शायद इसी वक्त फसलें भी खराब हुई थी। हाँ बिल्कुल। 1918-19 और फिर 1920-21 में देश के कई हिस्सों में फसलें तबाह हो गईं, खाने की भारी कमी हो गई और इसी के साथ फैली इन्फ्लुएंजा महामारी। ओह हाँ, फ्लू। 1921 की जनगणना बताती है कि करीब 120 से 130 लाख लोग मरे गए थे इसमें। लोगों को उम्मीद थी कि चलो युद्ध खत्म होगा तो मुश्किलें कम होंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसी माहौल में गांधी जी भारत आए। जी, जनवरी 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे और वो अपने साथ एक नया विचार लाए, सत्याग्रह का, सत्य की शक्ति, अहिंसा का रास्ता। हाँ, और आते ही उन्होंने इसे आजमाना भी शुरू किया है ना। 1917 में चंपारण, जी, नील बागान मालिकों के खिलाफ किसानों के लिए। फिर 1917 में ही खेड़ा, गुजरात में, वहां फसल खराब होने पर लगान माफी के लिए सत्याग्रह किया। और 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए भी। हाँ बिल्कुल। इन शुरुआती सत्याग्रहों से गांधी जी को एक पहचान मिली। लोगों को लगा कि हाँ, ये एक नया तरीका है लड़ने का। लेकिन फिर आया वो काला कानून, रॉलेट एक्ट 1919 में। सही कहा। इस एक्ट ने तो सरकार को अंधाधुंध ताकत दे दी। किसी भी भारतीय को बस शक की बिना पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डाल सकते थे। ये तो सरासर अन्याय था। बिल्कुल। गांधी जी ने इसके खिलाफ पूरे देश में सत्याग्रह का आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 से हड़तालें हुईं, जुलूस निकले, लेकिन सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। अमृतसर में 10 अप्रैल को पुलिस ने शांति से चल रहे जुलूस पर गोली चला दी। और फिर 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, जलियांवाला बाग। हाँ, जलियांवाला बाग। एक बंद बाग में हजारों लोग जमा थे, कुछ विरोध करने, कुछ बस बैसाखी मेला देखने। जनरल डायर ने उसने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। डायर ने बाद में कहा था कि वो नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था। कितनी क्रूरता है इस बात में। जी, इस हत्याकांड के बाद तो जैसे पूरे उत्तर भारत में गुस्सा भड़क उठा, हिंसा होने लगी। गांधी जी को लगा कि आंदोलन हिंसक हो रहा है, तो उन्होंने सत्याग्रह वापस ले लिया। पर शायद उन्हें यह भी एहसास हुआ कि बड़े आंदोलन के लिए हिंदू मुस्लिम एकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसी समय खिलाफत का मुद्दा उठा। तुर्की के खलीफा, जो दुनिया भर के मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता थे, उनकी शक्तियों को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्हें लगा कि अगर खिलाफत के सवाल पर मुसलमानों का साथ दिया जाए तो उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को खिलाफत से जोड़ने का फैसला किया। हाँ, सितंबर 1920 में कलकत्ता और दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस सेशन में इस पर मुहर लग गई। गांधी जी का आइडिया, जो उन्होंने हिंद स्वराज 1909 में लिखा था, साफ था। भारत में अंग्रेजी राज इसलिए टिका है क्योंकि भारतीय सहयोग कर रहे हैं। अगर सहयोग बंद कर दें तो राज टह जाएगा। बिल्कुल। सहयोग वापस लो और स्वराज मिलेगा। तो जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। पर यहाँ एक सवाल है, क्या स्वराज का मतलब सबके लिए एक ही था? नहीं, यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। स्वराज का मतलब हर समूह, हर तबके के लिए अलग अलग था। शहरों में देखिए, मिडिल क्लास ने हिस्सा लिया, छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने वकालत। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, उनकी होली जलाई गई। इसका असर भी पड़ा होगा। हाँ, विदेशी कपड़ों का आयात तो 1921-22 में लगभग आधा रह गया था। लेकिन ये शहरी आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ गया। क्यों?
दो बड़ी वजहें थीं। एक तो खादी का कपड़ा मिल के कपड़े से महंगा पड़ता था, गरीब लोग उसे खरीद नहीं पाते थे। दूसरा, अंग्रेजी संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, अदालतों का बहिष्कार तो कर दिया, पर उनकी जगह फौरन भारतीय संस्थान खड़े नहीं हो पाए। अच्छा, और गांव में क्या हाल था? भारत तो ज्यादातर गांव में बसता है। वहां तस्वीर बहुत अलग और कहें तो बिखरी हुई थी। जैसे अवध में बाबा रामचंद्र किसानों को एकजुट कर रहे थे तलुकदारों और जमींदारों के खिलाफ। किसानों की क्या मांगे थीं? उनके लिए स्वराज का मतलब था कि जो भारी भरकम लगान देना पड़ता है वो खत्म हो और बेगार यानी बिना पैसे के जबरन काम करवाना वो बंद हो। और आदिवासी इलाकों में? हाँ, जैसे आंध्रा की गुडेम पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू थे। उन्होंने आदिवासियों को अंग्रेजों के जंगल कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया, पर उनका तरीका अलग था। वो गुरिल्ला युद्ध में विश्वास करते थे। अल्लूरी राजू के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ चमत्कारी दावे भी करते थे। जी हाँ, वो कहते थे कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं, वो गोलियों से भी बच सकते हैं, वो ईश्वर के अवतार हैं। गांधी जी के प्रशंसक थे, पर हिंसा को जरूरी मानते थे। और असम के चाय बागानों में? वहां मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था कि वो बागानों की चारदीवारी से आजाद होकर अपने गांव जा सकें। एक एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, जिसके तहत उन्हें बागानों से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने इस कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। तो मतलब एक ही नारा स्वराज, लेकिन मायने सबके अपने अपने। बिल्कुल, हर कोई गांधी जी के नाम का नारा लगा रहा था, पर अपने संघर्षों और उम्मीदों के हिसाब से उसका अर्थ निकाल रहा था। फिर यह असहयोग आंदोलन रुका कैसे? फरवरी 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर में एक हिंसक घटना हो गई। भीड़ ने गुस्से में एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। ओहो। गांधी जी अहिंसा के कट्टर समर्थक थे। उन्हें लगा कि आंदोलन हिंसक हो रहा है, सत्याग्रहियों को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद कुछ शांति रही, लेकिन फिर साइमन कमीशन आया 1928 में। हाँ, माहौल फिर गर्म आया। इस कमीशन का काम था भारत में संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देना, पर इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जाहिर है, इसका तो विरोध होना ही था। जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। इसी माहौल में दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और वहां वो बड़ा फैसला लिया गया, पूर्ण स्वराज। जी हाँ, अब लक्ष्य था पूरी आजादी, और तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन गांधी जी को लगा कि आजादी के इस अमूर्त विचार को लोगों के रोजमर्रा के मुद्दों से जोड़ना होगा। और उन्होंने चुना नमक को। बिल्कुल, नमक ऐसी चीज थी जो अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान सबकी जरूरत थी, और सरकार ने उस पर टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने वायसरॉय इरविन को चिट्ठी लिखी, 11 मांगे रखी, जिनमें नमक कर खत्म करना भी शामिल था। मांगे नहीं मानी गई। नहीं, तो गांधी जी ने ऐलान किया सविनय अवज्ञा आंदोलन का, और इसकी शुरुआत हुई उनकी मशहूर दांडी यात्रा से। मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ वो निकले। 240 मील पैदल चलकर। हाँ, 240 मील। और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समंदर के पानी से नमक बनाया। ये अंग्रेजी कानून का सीधा उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन असहयोग से कैसे अलग था, और क्या इस बार समाज के सभी वर्गों ने साथ दिया? चिक कानूनों को तोड़ने का आह्वान था। देश भर में लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर धरने दिए, किसानों ने लगान और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, जंगलों में रहने वालों ने वन कानूनों को तोड़ा। सरकार की प्रतिक्रिया? सरकार ने बुरी तरह दमन किया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले हुए, महिलाओं बच्चों को पीटा गया। गांधी जी समेत करीब 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन क्या समाज के सभी तबके एक साथ थे इस बार? नहीं, यहां भी फर्क था। जैसे अमीर किसान, गुजरात के पाटीदार, यूपी के जाट शुरू में बहुत सक्रिय थे। मंदी के कारण उनकी फसल की कीमतें गिर गई थी और वो लगान कम करवाना चाहते थे। लेकिन जब 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद आंदोलन रुका और लगान कम नहीं हुआ, तो वो निराश हो गए। और गरीब किसान? गरीब किसान तो चाहते थे कि जो वो जमींदारों को भाड़ा देते हैं वो माफ हो जाए। लेकिन कांग्रेस अक्सर भाड़ा विरोधी आंदोलनों का समर्थन करने से हिचकती थी, क्योंकि इससे अमीर किसान और जमींदार नाराज हो सकते थे। व्यापारी वर्ग का क्या रुख था? व्यापारी वर्ग ने पहले आंदोलन को आर्थिक मदद दी। वो ऐसी सरकारी नीतियों से परेशान थे जो उनके व्यापार में रुकावट डालती थीं। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जीडी बिड़ला जैसे बड़े उद्योगपतियों ने समर्थन किया। लेकिन बाद में जब आंदोलन उग्र होने लगा
और समाजवाद का प्रभाव बढ़ने लगा तो वो डर गए। और मजदूर वर्ग? औद्योगिक मजदूरों की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं थी, सिवाय नागपुर के। कांग्रेस भी मजदूरों की मांगों को अपने कार्यक्रम में शामिल करने में हिचक रही थी। उसे लगता था कि इससे उद्योगपति दूर हो जाएंगे। महिलाओं की भागीदारी इस बार कैसी रही? महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वो जुलूसों में शामिल हुईं, उन्होंने नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरने दिए। वो जेल भी गई। शहरी इलाकों में ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय थीं, तो ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की। लेकिन क्या इससे उनकी सामाजिक स्थिति में कोई फर्क आया? देखिए, सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका बढ़ी, ये बहुत अहम था। लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर महिलाओं को लाने में हिचकती रही। उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति ही ज्यादा रही। और दलितों का क्या, जिन्हें उस समय अछूत कहा जाता था? दलितों की भागीदारी बहुत सीमित थी। वो अपने लिए अलग राजनीतिक अधिकार चाहते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की थी। इसे लेकर गांधी जी से उनका मतभेद भी हुआ था। हाँ, गांधी जी को लगता था कि अलग निर्वाचन क्षेत्रों से समाज और बढ़ जाएगा। पूना पैक्ट 1932 में एक समझौता हुआ जिसमें दलितों के लिए आरक्षित सीटें तो मिली, पर निर्वाचन क्षेत्र अलग नहीं हुए। फिर भी दलित नेता और आम दलित कांग्रेस के सवर्ण नेतृत्व को शक की नजर से देखते थे। और मुसलमान, खिलाफत के बाद उनकी क्या स्थिति थी? खिलाफत आंदोलन जब ठंडा पड़ा तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य से ही कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे संगठनों के करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम संबंध बिगड़े, दोनों समुदायों के बीच शक बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भविष्य की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया। मुसलमानों को डर था कि हिंदू बहुल भारत में उनकी संस्कृति और पहचान खो जाएगी। तो इतने सारे मतभेद, अलग अलग चिंताएं, अलग अलग सपने, फिर वो क्या चीज थी जिसने इन सबको एक राष्ट्र के तौर पर जोड़ा? वो सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे पैदा हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये भाव सिर्फ साझा संघर्षों से ही नहीं आया, इसमें सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का भी बड़ा हाथ था। इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, गीत, तस्वीरें, प्रतीक, इन सब ने राष्ट्रवाद को गढ़ने में मदद की। जैसे भारत माता की छवि? हाँ, बिल्कुल। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई। राष्ट्र को एक मानवीय रूप दिया गया। लोक कथाओं का भी जिक्र आता है? जी, राष्ट्रवादियों ने लोकगीतों और कथाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें लगा कि यही कहानियां हमारी पारंपरिक संस्कृति को दिखाती हैं, जो बाहरी प्रभाव से बिगड़ गई थी। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, मद्रास में नटेशा शास्त्री, इन्होंने काम किया। और झंडा, तिरंगा? झंडा एक बहुत बड़ा प्रतीक बना। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय एक तिरंगा हरा, पीला, लाल बना था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। वो भी तिरंगा था, सफेद, हरा, लाल, जिसके बीच में चरखा था। चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। इतिहास की भी एक नई व्याख्या की गई। हाँ, अंग्रेज तो भारतीयों को पिछड़ा हुआ मानते थे, जो खुद पर शासन नहीं कर सकते। इसके जवाब में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत के गौरवशाली अतीत को खोजना और लिखना शुरू किया। कला, वास्तुकला, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, कानून, उस महान युग के बारे में। उनका कहना था कि बाद में भारत का पतन हुआ और अब जरूरत है कि उस गौरव को फिर से जगाया जाए। लेकिन क्या इन प्रतीकों और इतिहास की व्याख्याओं में कोई सीमाएं थीं? हाँ, थी। कई बार जो अतीत का गौरवगान किया गया या जो प्रतीक चुने गए, वो हिंदू प्रतीक थे। इससे दूसरे समुदाय, खासकर मुसलमान, कई बार खुद को अलग थलग महसूस करते थे। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कई आवाजों का, कई धाराओं का एक संगम था। उपनिवेशवाद के खिलाफ गुस्सा तो था, गुस्सा व्यापक था, पर आजादी या स्वराज की जो कल्पना थी वो हर समूह के लिए एक जैसी नहीं थी। सबकी अपनी उम्मीदें थीं, अपनी चिंताएं थीं। और कांग्रेस ने कोशिश की कि इन सबको एक मंच पर लाया जाए, एक साझा आंदोलन खड़ा किया जाए। जी हाँ, कांग्रेस ने इन विविध समूहों को एक आंदोलन में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन ये जो अंदरूनी टकराव थे, जो मतभेद थे, वो भी इस आंदोलन की सच्चाई का हिस्सा थे। और इन्हीं जटिलताओं ने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई को, बल्कि आज़ाद भारत की भविष्य की राजनीति को भी आकार दिया। आज की बातचीत से एक विचार मन में रह जाता है, जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। ये जो स्वराज की अलग अलग समझ थी, जो आंदोलन के दौरान इतनी साफ दिखी, क्या आज़ादी मिलने के बाद भारत के सामने जो चुनौतियां आई, जो फैसले लिए गए, उनमें भी इन अलग अलग कल्पनाओं का कोई